टैक्सी लेकर बैठे हैं। प्रियम एक टैक्सी की ओर चल दिया। ड्राइवर ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। आदमी अधेड़ उम्र का लग रहा है। उसने प्रियम की बात मन लगाकर सुनी। तब माथा ने चुल से कहा, नहीं सर, मैंने कल रात अपनी टैक्सी में ऐसी किसी सवारी को नहीं उठाया, लेकिन आप जतिन एवेन्यू चौराहे पर टैक्सी ड्राइवरों की तलाश कर सकते हैं। जैसे ही जतिन एवेन्यू चौराहे पर आया, स्टैंड पर कई टैक्सियां कतार में खड़ी थीं। पूछताछ करने पर पता चला कि शंभू नामक टैक्सी चालक कल देर रात बाग बाजार से लौटा था। शंभू का गंजा सिर, परिपक्व चेहरा। प्रियम के इरादे जानकर उसने सिर हिलाया। हाँ सर, मुझे वह लड़की याद है। एमहर्स्ट स्ट्रीट के पास हैरिसन रोड पर एक गंदगी से उतरने के बाद वह मेरी टैक्सी में चढ़ गया। रात के 12:30 बज रहे थे। उसके साथ एक लंबा आदमी था। वे बाग बाजार के अंत में गंगा के पास एक पुराने दीवार वाले घर में चले गए। गया घर के चारों ओर जंगल में सभी अजीब दिखने वाले पेड़। आश्चर्य, प्रियम धीमी आवाज में बोला। मकान किसी पुराने मकान मालिक का लगता है। अत्यंत प्रियम ने कहा, क्या तुम मुझे अभी उस घर में ले चल सकते हो? बिल्कुल, मुझे सब कुछ याद रहता है, शंभू ने कहा। शंभू की टैक्सी दूसरों के जिम्मे स्टैंड पर रही। वह प्रियम की कार में बैठ गया। रात के 8 बजे थे। प्रियम ने शंभू के हाथ में 10-10 के 5 नोट तोड़ मरोड़ कर दिए। उसने कहा, लो, तुम गाड़ी चलाओ, मुझे जल्दी से वहां ले चलो। याद रखें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पैसे मिलने के बाद शंभू प्रियम को लंबा सलाम कहकर कार से चला गया। नया मॉडल फोर्ड फाल्कन उल्का की तरह दौड़ा। बाग बाजार की सड़क पहले से ही कम आबादी वाली हो गई है, इसलिए शंभू को तेज गति से गाड़ी चलाने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। कार एक निश्चित स्थान पर रुकी। चारों ओर सुनसान है। दीवार के अंदर बगीचे में बने घर का नजारा देखकर प्रियम हैरान रह गया। कार रुकी तो उन्होंने शंभू से कहा, तुम कार में बैठो, मैं अंदर जाकर सब देखूंगा। मुझे थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन आप मेरे पास वापस आएंगे। यदि तुम मुझे न देखो तो मुझे खोजने के लिए घर के भीतर मत जाना। शंभू ने फिर लंबा सलाम किया और कहा, ठीक है सर। एक क्षण में प्रियम बगीचे की ओर अंधेरे में गायब हो गया। अंधेरा, बहुत अंधेरा घर। प्रियम को इतने बड़े घर के किसी भी कमरे से इतनी रोशनी नहीं मिलती। इस घर में वास्तव में कौन से लोग रहते हैं? प्रियम को शक हुआ। विशाल जीर्ण शीर्ण औतरालिका, भूतपूर्व प्रासाद के समान। कार के बरामदे से परे सीढ़ियां वो हैं। प्रियम पार करके ऐसी जगह आ गया जहां अगर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाता तो घर के अंदर से आवाज साफ सुनाई देती। वह दरवाजा खटखटाता रहा। नहीं, अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या वह गलत जगह आ गया? अब वह काफी जोर जोर से हिलने लगा। नहीं, कोई नहीं। भीतर से आवाज नहीं उठती। तो इस घर में कोई लोग नहीं है या कहीं और चले गए हैं। सफेद पत्थर वाली बालकनी के फर्श पर प्रियम के जूते कुरकुरा रहे हैं। वह तेजी से एक खिड़की के पास आया। उसने खुली खिड़की से अंदर देखा। अंधेरा घर के अंदर घिनौना अंधेरा जमा हुआ है। घर पर कोई नहीं है। क्या सच में घर पर कोई नहीं है? उसने असहाय होकर अपने आप से पूछा। प्रिया, मैंने वितरित किया, दरवाजा खाई ले। हिना धीरे धीरे दरवाजे की ओर चली। उसने सोचा कि वह दरवाजा नहीं खोलेगा। उसने सोचा कि रात होते ही वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाएगा। उस भयानक आदमी की 2 चमकती आंखों और शिकारी चमगादड़ों से छुटकारा पाने के लिए इस घर से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने अपना सूटकेस खोला और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। वह जो कुछ भी थोड़ा बहुत लेकर यहाँ आया था, उसने उसे पैक करके बांध दिया। तभी उसने किसी को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। हेना बिस्तर से नीचे आ गई। पहुंचाओ, दरवाजा खोलो। हेना ने दरवाजा खोला और बिजली की गति से दौड़कर बिस्तर पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा। न जाने निस्तारंडी क्या समाचार लाया था। हेना ने चोर निगाहों से उसकी ओर देखा। निस्तारंडी के हाथ में चाय की ट्रे। मैं जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत भ्रमित हैं। निस्तारण ने गंभीर मुख करके कहा, मैं तुम्हारे लिए एक कप गर्म चाय लाया हूँ। धन्यवाद। इसी तरह हेना ने रोते हुए कहा, लेकिन मेरे पास चाय और खाने के लिए समय नहीं होगा। मैं बहुत व्यस्त हूँ। नहीं नहीं, बस चाय खाओ। अब इस गर्मा गर्म चाय को पीकर आप एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे। इतनी व्यस्तता क्या है? हेना ने कहा, मैं जा रही हूँ। मैं अभी यह घर छोड़ रहा हूँ। निस्तारिन ने चाय की ट्रे मेज पर रखी और हेना को घूर कर देखा। उसका सूजा हुआ मुंह थोड़ा खुल गया
और 2 अजीब कुत्ते के दांत बाहर निकल आए। उसने अचानक एक भद्दी हंसी निकाली और आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ हाँ, अब जा रहा हूँ। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। जोर जोर से हंसना। उस मुस्कुराहट को सुनकर हेना के शरीर का सारा खून पानी में बदल गया। वह दरवाजे की ओर एकटक देखता रहा और तभी उसने दरवाजे के एक तरफ अंधेरे में रणधीर को खड़ा देखा। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। वह धीरे धीरे हेना के करीब आता गया। उसकी आंखें असामान्य रूप से भूरे रंग की है। कभी कभी जब अंधेरा होता है तो वे जलती हुई प्रतीत होती हैं। वह अचानक बोला, इससे छुटकारा पाओ। आप उन पर हंस रहे हैं, लेकिन क्या हेना देवी सचमुच हमें छोड़ देंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या यह सच नहीं है कि हेना देवी? रणधीर धीरे धीरे हेना के करीब आने लगा। हेना देवी काफी थक गई हैं। बहुत थका हुआ जाओ, इससे छुटकारा पाओ, चले जाओ। तुम मेरे पास मत आओ, हेना ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं नहीं, तुम डरोगे नहीं। इस घर में डरने की कोई बात नहीं है। आप आराम करें, जब तक हो सके आराम करें। रणधीर लगभग उसके करीब आ गया। हेना चिल्लाई, नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे जाना ही होगा। रणधीर ने कहा, तुम बाद में जाओगे, कोई बाधा नहीं है, लेकिन अगर आप आज रात थके हुए शरीर के साथ बाहर जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तुम्हें अब सोने की जरूरत है। शीघ्र ही छुटकारा मिलने वाला है। एक बड़ा आश्चर्य लेकर आ रहा है। नहीं, मैं और कोई आश्चर्य नहीं देखना चाहता। तुम्हें छोड़ते हो मुझसे। हेना को लगा कि रणधीर उसके शरीर के करीब खड़ा है और उसकी आंखें इस तरह जल रही हैं और हेना उन आंखों में देखते हुए सुस्त हो रही है। पड़ रहे हैं रणधीर की मोर सी तेज आंखें उसे पंगु बना देना चाहती हैं। वह प्राण शक्ति को लेकर थोड़ा दूर चला गया, फिर बार बार हाँफने लगा। इसी समय निस्तारण कमरे में दाखिल हुई। नहीं नहीं, हेना ने भरी सभा में चिल्लाकर कहा। निस्तारंडी के हाथ में एक पिंजरा है और उस पिंजरे में 4 या 5 चमगादड़ हैं। कमरे में एक डरावनी चीख गूंज उठी। चमगादड़ चिल्लाए और बदसूरत पंख फड़फड़ाते हैं। हेना ने चौंक कर ऊपर देखा। उसने अपनी आंखें इतनी देर तक बंद रखी कि रणधीर की ओर न देख सके। डरो मत, रणधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वे तुम्हें बिल्कुल नहीं काटेंगे। हेना ने चौड़ी आंखों से देखा कि कैसे 2 पिशाच अपने पिंजरों से मुक्त होकर अंधेरे शून्य में छलांग लगा रहे थे। वह बदहवास होकर दरवाजे की ओर भागा, फिर दरवाजे से होते हुए बालकनी तक। उसने पीछे से रणधीर की आवाज सुनी, रुको, मत जाओ, अगर तुम जाओगे तो खतरे में पड़ जाओगे। हेना ने देखा कि पिशाच बालकनी में भी उसका पीछा कर रहे थे। रणधीर उनके पीछे दौड़ रहे हैं। वह एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले की ओर भागने लगा, घर घर। वह नहीं जानता था कि वह कहां से किसी कमरे में प्रवेश कर रहा है, लेकिन वे पिशाच, उसे हाथ से बचना होगा। नहीं, वह रणधीर को कुछ भी पकड़ने नहीं देगा। उसने दरवाजे की आवाज सुनी। नहीं, रणधीर यहाँ नहीं आए। उसने दरवाजा खोला। चम्मच की गंध। बालकनी के दरवाजे से देखा, लेकिन रणधीर कहीं नजर नहीं आया। बालकनी पर हो सकता है वह उसे ढूंढने के लिए दूसरी दिशा में चला गया हो। हेना बाहर आई। बालकनी पर उसी समय एक चमगादड़ उसके ऊपर कूद पड़ा, हाथ से जानवर। उसे हटाकर हेना फिर दौड़ी। रणधीर का ऊंट शायद आसपास ही कहीं है, लेकिन अब हेना सतर्क है। वह पुस्तकालय कक्ष दिखाई दे रहा है। रणधीर के पिता उस कमरे में हैं। यदि वह उसके पास जाएगा तो शायद वह उसे आश्रय दे देगा। शब्द याद आते ही हेना के मन में कुछ राहत लौट आई। वह हॉल से होते हुए लाइब्रेरी की ओर भागा। उसने रणधीर को पीछे से बड़ी अजीब आवाज में चिल्लाते हुए सुना, कहाँ जा रहे हो? सावधान रहो, घर मत जाओ। अब पिताजी के सोने का समय हो गया है। मत जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, थोड़ा अकेला। हेना ने उदास स्वर में कहा, घर मत जाओ हेना देवी, न जाएं। लेकिन उससे पहले ही हेना ने घर का दरवाजा मजबूत कील से बंद कर दिया। फिर वह बंद दरवाजे पर पीठ टिकाकर कुछ देर तक सांस रोककर खड़ा रहा। वह रणधीर की गुस्से भरी दहाड़ और पिशाचों की तीखी बदसूरत चीखें सुन सकता था। ओह, कितना भयानक! थोर ने अपना गला हिलाया। वह धीरे धीरे पुस्तकालय के मध्य की ओर चलने लगा। वह लंबे पेंडुलम वाली बड़ी घड़ी है। वहीं बैठकर उन्होंने बूढ़े को कविता सुनाई। हाँ, स्क्रीन के दूसरी ओर एक वृद्ध सज्जन आराम कुर्सी पर बैठे हैं। हेना ने आपल की ओर देखा। बूढ़े आदमी को पीछे से केवल दुर्लभ बालों वाला सिर ही दिखाई देता है।
और इस पुस्तकालय कक्ष के छायादार वातावरण में सब कुछ रहस्यमय है। पेंडुलम बहुत जोर से घूम रहा है। पेंडुलम के झूलने के साथ एक अजीब सी टिक टिक जैसे तंत्रिकाओं को लकवा मार गया हो। घड़ी चल रही है। यह दिल की आवाज की तरह है। हेना ने फिर बूढ़े की ओर देखा। ऐसे में कोई कुर्सी पर बैठकर कैसे सो सकता है? फिर भी हेना को अपने दिल में शांति मिली। फिर भी वह इस घर में अधिक सुरक्षित थी। वह धीरे धीरे स्क्रीन की ओर चला। जब उसने अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनी तो उसने अपना सिर घुमाया। रंधी लाइब्रेरी रूम का दरवाजा पीटता रहता है। तुरंत पिशाचों की फुसफुसाहट से आसपास का वातावरण गूंज उठा। क्या रणधीर दरवाजा तोड़कर इस कमरे में आएगा? हेना को डर था कि शायद रणधीर ऐसे ही बैठे रहेंगे। वह स्क्रीन के करीब चला गया और कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। विनती भरे स्वर में कहा, मुझे बचा लीजिए सर, आपका बेटा वो रणधीर बाबू दरवाजा तोड़कर इस कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वह पागल हो गया है, तुम मुझे बचा लो। लेकिन बूढ़े आदमी की ओर से कोई हलचल या प्रतिक्रिया नहीं हुई। टेबल लैंप की रोशनी में हेना स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि बूढ़े व्यक्ति का सिर सामने एक बुकशेल्फ की ओर घूर रहा था। दूसरी तरफ रणधीर दरवाजे पर हाथ मारता रहता है। कृपया अपने बेटे को कुछ बताएं, हेना ने फिर विनती की बूढ़े आदमी को। लेकिन हिल क्यों नहीं रहे? या फिर उसकी ओर मुड़कर नहीं देख रहे, या क्यों? हेना ने पर्दा हटा दिया और बुकशेल्फ की ओर चल दी। फिर उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा। उसकी आंखें तुरंत स्थिर हो गईं। उसने एक भयानक दृश्य देखा। उनके सामने कुर्सी पर जो बैठा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि बिना दांत वाली एक लाश है। एक ने कोट पैंट टाई पहना हुआ है। बुजुर्ग का शव गद्दे पर सीधा रखा हुआ है। कुर्सी में बैठक में हेना ने अपनी आंखें बंद कर ली। कितना भयानक दृश्य था। और उसी वक्त दरवाजा टूटकर फर्श पर गिर गया। रणधीर पागल राक्षस की तरह कमरे में कूद पड़ा। उसके पीछे पिशाच तीव्र चीखों के साथ उड़ने लगे। भयभीत और असहाय हेना घर के एक ओर भागी। अगर रणधीर और उसके पालतू राक्षस उसकी पहुंच में आ गए तो उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अचानक उसकी नजर टेबल लैंप पर पड़ी। टेबल लैंप एक क्षण में चरम निर्णय पर आ गया। उसने उसे उठाया और स्क्रीन पर फेंक दिया। आग भड़क उठी। प्यारे मखमली पर्दों में आग लग गई। आग ने फर्श पर रखे सुंदर कालीन को भी जला दिया। कमरा धुएं से भर गया। उसे खांसी आने लगी। आग की लपटें कमरे की छत तक पहुंच गईं। उस आग में एक विशाल बाड़ बन गई। बाड़ के एक तरफ रणधीर गुस्से से दहाड़ रहा है और दूसरी तरफ असहाय हेना भयभीत होकर आग को देख रही है। हेना डर के मारे चिल्ला उठी। आग की असहनीय गर्मी उसके शरीर को छू रही है, मानो उसकी त्वचा जल जाएगी। किताबों की अलमारियों और लंबी पेंडुलम घड़ी में भी आग लग गई। इस घर में सब कुछ तुरंत जल जाएगा और हेना भी जलकर राख हो जाएगी। हेना मदद के लिए फिर चिल्लाई और इसके साथ ही वह बेहोश हो गया और फर्श पर गिर गया। 2 दिन बाद जब हेना को होश आया और उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक खूबसूरत चेहरा उसकी ओर झुका हुआ है। यही वह चेहरा था जो बार बार उन्हें बद्री के कैबरे क्लब में बुलाता था। वह बहुत हैरान हुआ। कहा, तुम? मैं कहाँ हूं? मुझे क्या हुआ है? प्रियम का कहना है कि आप एक नर्सिंग होम में हैं। कोई डर नहीं, लेट जाओ। एक और भारी दिखने वाला आदमी हेना की ओर आया। उन्होंने बेहद महंगी पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। सिर पर कच्चे बाल, आंखें चमकदार और बुद्धिमान होती हैं। उन्होंने कहा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर महेंद्र राय हूं। इस मामले की जांच का भार मुझ पर आ गया है। मामला? हेना ने आश्चर्यचकित स्वर में सुधार किया। हाँ, केस बुक क्या है? इंस्पेक्टर महेंद्र ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया। चौरंगी इलाके में कई महीनों से कई असहाय अनाथ हैं। युवती के गायब होने की खबर हम तक पहुंच रही थी। मैं इन मामलों की जांच कर रहा था। हेना ने महेंद्र रॉय की तरफ निगाहों से देखा। आश्चर्य की बात यह है कि ये सभी युवतियां खूबसूरत और स्वस्थ थीं। महेंद्र ने आगे कहा कि लगभग हर रात वे कैबरे क्लब या किसी अन्य नाइट क्लब में जाते थे और रहस्य के अंधेरे में डूब जाते थे। उन्हें अब कोई परवाह नहीं थी। उनका कोई रिश्तेदार न होने के कारण किसी ने पूछा भी नहीं। अब हिना ने पूछा, लेकिन उस रणधीर रॉय का असली इरादा क्या है? वह वास्तव में क्या चाहता था? महेंद्र ने कहा, वह रणधीर आदमी थोड़ा असामान्य चरित्र का है। मामले का पता चलने पर उनके पिता हैरान रह गए।
बाद में उन्होंने अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी। रणधीर को यह बात पता चलती है और वह एक योजना बनाता है। बाद में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने उस इच्छा को वास्तविकता बना दिया। उन्हें टैक्सीडर्मिज्म या त्वचा संरक्षण में अनुभव था, जिसका उपयोग वे अब करते थे। उसने अपने पिता के शव को इस तरह रखा कि लोगों को लगे कि उसके पिता जीवित हैं। वह अपने मृत पिता को पुस्तकालय में ऐसे बैठाकर संपत्ति इकट्ठा करता है जैसे वह कोई जीवित व्यक्ति हो। वह दिल खोलकर खर्च करता था। लोगों को लगा कि वह ये काम अपनी बाबर की इच्छा के अनुसार कर रहा है। लोगों को दिखाने और लड़कियों को फंसाने के लिए वह पिता के नाम पर नौकरी का प्रलोभन दिखाकर खूबसूरत लड़कियों को घर लाता था। तब हेना की आंखें नहीं झपकती। इस विकृति से उसके मन में जीवन में अमर रहने की इच्छा जाग उठती है। खैर, पिशाच इसका वास्तविक उदाहरण है। रणधीर ने पता लगाया कि यदि वे पिशाच अन्य चमगादड़ों के खून पर इतने लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं तो सुश्री टाटका की युवा महिलाओं के शरीर क्यों जीवित रहे? खून चूसकर लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। निश्चित ही वह ऐसा कर सकता है। इसलिए हिना बीच में आकर पूछती है, लेकिन सर, क्या उसने उन लड़कियों को मार डाला? रणधीर पूरी रात वह उन लड़कियों के शरीर से खून निकालता था। महेंद्र ने बिना किसी प्रस्तावना के स्पष्ट स्वर में फिर कहा, हमें पता चला कि वह लड़कियों के शरीर से यह खून निकालने के लिए उन पिशाचों को काम पर रखता था। तब फिर खून को एक कंटेनर में इकट्ठा किया गया। रणधीर किसी तरह उस खून को अपने शरीर में प्रवाहित करता था। यही कारण है कि मैं दिन रात घर में घुसकर इतना कमजोर हो गया था। हेना ने पूछा। हाँ, महेंद्र ने मंद मुस्कान के साथ कहा। रणधीर ने उस रात तुम्हें सम्मोहित करके तुम्हारा खून चूस लिया था और परिणाम स्वरूप आप अगली सुबह बहुत कमजोर महसूस करके उठे। हेना की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह अचानक अधीरता से चिल्ला उठा, ताकि मुझे दोबारा उस शैतान को न देखना पड़े। कितना भयानक व्यक्ति है। लेकिन उनसे एक बार फिर मुलाकात होगी, आपकी हेना देवी, महेंद्र ने मंद मुस्कान के साथ कहा। अभी तो वह कोर्ट में है। जब आप कोर्ट केस में गवाही देंगी तो एक बार फिर उनसे मुलाकात होगी। महेंद्र चुप था। हेना ने अचानक पूछा, सर, मैं इस नर्सिंग होम में कैसे आई? मैं कौन? उस आग से बच गए? महेंद्र ने कहा, प्रियम बाबू ने तुम्हें बचा लिया। उनमें असाधारण साहस और ऊर्जा है। जिस समय घर में आग लगी उस समय वह बाहर बगीचे में टहल रहा था। तुम्हारी चीख सुनकर वह घर के अंदर भागा। जब रणधीर उसे रोकने आया तो उसने उसे बालकनी में ही पकड़ लिया। तुझे बेहोश छोड़कर आग में कूद पड़ूं और ऊपर उठा आऊं। फिर उस रात इस नर्सिंग होम में लाया गया। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अगर इसे प्यार कहा जा सकता है तो मैं यही कहूंगा। आजकल प्रेम के दृष्टांत अत्यंत दुर्लभ हैं। हेना ने प्रियम की ओर देखा। कैबरे क्लब में बार बार खुशी की गुहार लगाने से अपमानित होने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। प्रियम जानलार किनारे पर खड़ा बाहर देख रहा है। हेना ने पुकारा, प्यारी बच्ची। प्रियम उसके बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, अब वह थोड़ा बेहतर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हेना का गला ऐसा लग रहा था जैसे कि वह नीचे गिर रहा हो। मुझे आशा है कि आपने बद्री को वहां की रात के लिए माफ कर दिया होगा। मैं सचमुच हर रात वहीं बैठकर तुम्हें चिढ़ाया करती थी। हीना मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। मेरी मूर्खता और लापरवाही के कारण ही आपकी यह दुर्दशा हुई है। मैं तुम्हें छूती थी, इशारे करती थी, यहां तक कि बद्री को पैसे देकर तुम्हें मेरी मेज पर बैठने के लिए भी कहती थी। मुझे बताओ, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? हेना हंसकर बोली, उस आग में तो सब कुछ जलकर राख हो गया है। अब ये बातें क्यों? अब एक शुद्ध आत्मा का जन्म हुआ है, एक ऐसी आत्मा जो शाश्वत प्रेम में शुद्ध है। प्रियम ने कहा, हेना देवी, कैबरे के बारे में सब भूल जाओ, सब कुछ, यहां तक कि रणधीर का वह आतंक भी। आपको जीवन खुशहाल रहे। हेना ने कहा, क्या पता था अंत ऐसा होगा, लेकिन अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। मैं अब इस नर्सिंग होम से जा सकता हूं। आप कहां जाते हो? महेंद्र ने पूछा। छात्रावास में मेरी चाची को, हेना ने कहा। नहीं, मेरे साथ चलो, प्रियम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। मैंने हॉस्टल के मैनेजर को बुलाया और मौसी को सारी बात बताई। वह भी सहमत हो गया। जब आप वहां जाते हैं तो क्या होता है? हेना ने मूर्खतापूर्वक पूछा। महेंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह हंसा और बोला, क्या होगा?
जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर आपको बचाया, वह निश्चित रूप से आपके भविष्य के सुखी जीवन को अपने कंधों पर ले सकता है। वह तुम्हें घर ले जाकर तुमसे शादी करना चाहता है। हेना प्रियम सेन को देखती रही। उसकी आंखों में कृतज्ञता की अपूर्व छटा है।